होता क्या है, जब महिला को ये लगता है कि नहीं, मेरा जो गुजारा है वो इस व्यक्ति के साथ, पति के साथ नहीं हो सकेगा, तो उनमें दो प्रकार से प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो ईमानदारी से ये मान लेती हैं, हाँ ठीक है, शादी हो गई लेकिन इस व्यक्ति के संग मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा, इसलिए बेहतर है मैं अलग हो जाऊं और उनका मेरा रास्ता अलग है। उनको कोई किसी प्रकार की, जैसे होता है ना, बदले की भावना उनमें नहीं होती और वो इस बात को स्वीकार कर लेती हैं कि हाँ ठीक है, हमारा आपस में निर्वाह नहीं हो सकता, हम अलग हो जाए। और वो ये नहीं कहेंगी ऐसे मामलों में कि मुझे इतना पैसा दो, उतना दो। वो कहेंगी अरे ठीक है, डाइवोर्स लो, आप अपने घर जाओ, अपने घर। लेकिन वही कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ये लगता है, अरे इससे तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं बदला लूंगी इससे और इसको बताऊंगी कि क्या होता है, कैसे ये किया जाता है, वो किया जाता है, तमाम बातें। और वो ये नहीं देखेंगे कि आपका क्या योगदान है विवाह को बचाने में या विवाह को बिगाड़ने में। पर वो ये सोचेंगी कि नहीं, हमें तो प्रतिशोध देना है। और सबसे पहला प्रतिशोध तो कई प्रकार के केस फाइल करके लेती हैं। फिर उसके बाद ये सोचती हैं कि अब हम उनसे पैसा मांगे, खासकर अगर मामला मीडिएशन में पहुंचता है, मध्यस्थता के लिए पहुंचता है कोर्ट द्वारा, तो भी वो कई करोड़ से मांगना शुरू करती हैं, फिर धीरे धीरे कम होती हैं। फिर भी उनकी जो डिमांड है वो इतनी रहती है कि उनको मालूम है उनके पति के पास उतना पैसा नहीं है, घर वाले पर नहीं दे सकते, तब भी वो उतना ज्यादा मांग। उनमें कई बार तो लोग सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है, परिवार का जहाँ सहयोग होता है, परिवार वाले और लोग थोड़ा थोड़ा दे देते हैं और वहाँ वो डाइवोर्स हो जाए। लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं हो पाता है, वहाँ पे मामला बिगड़ जाता है, फिर वो कोर्ट को धक्के खाती है और कोर्ट में कई वर्षों तक धक्के खाने के बाद होता यही है कि एक ना एक दिन समझौते पर राजी हो जाए। और ऐसा भी होता है कई बार कि जब पति को भी लगता है कि ये तो मामला कोर्ट में जा रहा है, अब बहुत लंबा खींचेगा, तब वो ये सोचते हैं कि छोड़ो इसको, हम वही अपनी इच्छा से विवाह कर लेते हैं। और वो अपनी इच्छा से किसी से विवाह कर लेते हैं। कोई आता है या कोई पूछता है तो यही कहा जाता है कि वो लिव-इन में रह रहे हैं। इसे मैंने बहुत से किस्से देखे हैं जहाँ तलाक ना होने के कारण पुरुष दूसरा विवाह सो मैडम, कौन से ऐसे पॉइंट्स हो करता है। सकते हैं जहाँ पर कि अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि हम एलिमनी ग्रांट करेंगे पेमेंट? देखिए, जहाँ तक बात है एलिमनी देने की, एलिमनी तो वन टाइम सेटलमेंट की तरह होता है ना, जहाँ मीडिएशन में लोग जाते हैं और दोनों पक्षों के सलाह मशवरे से अगर वो किसी एक रकम पे अपना सहमत सहमति देते हैं, तो उस रकम को देकर पति द्वारा उस रकम को देके डाइवोर्स चाहिए जाता है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट सिग्नेचर। कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं म्यूचुअल कंसेंट के लिए तैयार ना, हाँ, और वो रकम इतनी ज्यादा मांगती हैं कि पति उनको मालूम है नहीं दे पाएगा, फिर भी वो जिद करती हैं। और कुछ रकम ऐसी भी होती है जो करोड़ तक हाँ, करोड़ तक भी मांगती हैं। और वो ये उनको मालूम है कि पति इतना नहीं दे पाएगा, लेकिन वो क्या है, वो कहते हैं नहीं, ससुर के पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, इनकी बहुत लैंड है। अरे, अगर आप अपने पति से मांग रहे तो जो पति की क्षमता है उसी के अनुसार तो वो देगा। ये तो नहीं कि वो अपने पिता से कहेगा आपने जमीन जायदाद मकान सब बेच के रोड पे आ जाओ और सारा उसको दे दो बहू को, ऐसा तो नहीं होता, कहीं भी कोई नहीं। मैडम, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में जिसका नाम था सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि जो विमेन है वो अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी के ऊपर रेजिडेंस राइट ही मान सकती है। और देखिए, ये तो हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, चिकित्सन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें भी इस बात का जिक्र है, कि भी प्रावधान है कि कहीं भी किसी महिला को उसके मैट्रिमोनियल होम से बेदखल नहीं किया जाए और उसको वहां पे रहने का अधिकार है। लेकिन ये जो अधिकार है ये एब्सोल्यूट अधिकार नहीं। ऐसा नहीं है कि हर परिस्थिति में महिला वहां रहेगी नहीं, ऐसा नहीं।
कई बार ऐसा भी होता है कि बहू और बेटा सास ससुर को प्रताड़ित करते हैं। ऐसे में सास ससुर की अगर प्रॉपर्टी है और उनके नाम, तो वो बहू और बेटे को बेदखल कर सकते। इस पर भी कई जजमेंट हैं। यहाँ कोर्ट ने ऐसे निर्णय दिए हैं कि बहू और पुत्रवधू को या बेटे को और पुत्रवधू को उन्होंने डिसोन कर दिया और ये कहा कि मुझे इनसे धन खाली करा के दिया जाए, और कोर्ट ने उसमें उनके बुजुर्गों में हक में निर्णय दिया सरू हो। तो जाकर मैं समझती हूँ हमारे यहाँ जो ये वैवाहिक संस्था है, इस समय इसका अस्तित्व खतरे में, और मुझे ऐसे लगता है इसका जो अस्तित्व आज खतरे में है उसका कारण बहुत से फैक्टर, कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं कि हमारे समाज द्वारा उत्पन्न हो, और कुछ ऐसे हैं कि कोर्ट में जब लोग गए तो कोर्ट ने जो फैसले दिए उससे भी कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिससे ये समस्या बढ़ती चली गई। उदाहरण के तौर पर कुछ हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे अगर बहू ने प्रताड़ित किया वे सास ससुर को, या सास ससुर ने प्रताड़ित किया बहू को, या हमें नहीं मालूम प्रताड़ित सही माने में किसने किया, क्या सास ससुर ने किया या बहू ने किया, नहीं मालूम। लेकिन हाँ, अगर बहू की एक पटिशन जाती है कि सास ससुर ने प्रताड़ित किया, तो कोर्ट कहती है कि अब वो सास ससुर और पति जाएगा दिल लेके, देर के लिए वो हाईकोर्ट तक पहुंचेंगे। यहाँ अगर नीचे से बिल नहीं मिलती नीचे कोर्ट से, वो हाईकोर्ट तक जाते हैं। हाईकोर्ट क्या कहती है, आप इतना पैसा जमा करिए तब हम आपको वेद। जी। मेरे हिसाब से पैसा जमा करो तब हम वेद देंगे, ऐसा सिर्फ सर्टिफिकेट मैटर्स में देखो। एंड मैडम जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो उसमें डेफिनेशन होती है एग्रीव्ड पर्सन। उसमें ये लिखा है अ वुमेन शैल बी एन एग्रीव्ड पर्सन who live in a domestic relationship with the respondent जैसे कि हस्बैंड। सो एग्रीड पर्सन में सिर्फ वुमेन को ही इंक्लूड किया गया है, मेंस तो क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं हम इसमें? देखिए हमारा ये जो एक्ट है ना, ये वुमेन के फेवर में है, महिलाओं के लिए बनाया गया, महिलाओं के हित में है। अभी कुछ समय पहले एक पटिशन दाखिल की थी जनश्रुति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैं उसमें कुछ केस में और मैंने ही आरोप किया था। ये सुप्रीम कोर्ट पे मैटर चला था जिसमें जनश्रुति संस्था द्वारा कुछ मुद्दे ऐसे रखे गए थे कि अगर महिला को यह हक है कि वो जाए कोर्ट में और प्रताड़ित किए जाने पर कोर्ट से न्याय मांगे, तो पुरुष को भी यह हक हो। पुरुष को तो प्रताड़ित होता ही है, कहीं ना कहीं उसको भी कई बार महिलाएं प्रताड़ित करती हैं, तो वो क्यों नहीं जा सकता, वो क्यों नहीं कोर्ट में जा सकता और कोर्ट से न्याय मांग सकता। तो ये जो मुद्दा है ये रखा गया था। और दूसरा मुद्दा इस पटिशन में ये भी था कि कोर्ट को देखना चाहिए कि किन मामलों में कितनी मेंटेनेंस दी जानी चाहिए। इसमें हमने इस पटिशन में ये मुद्दा भी उठाया था कि वर्ड में कहीं भी महिलाओं को आजीवन पेंशन की तरह मेंटेनेंस नहीं मिलती, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं ये कहा जाता है कि जब तक महिला अपनी नौकरी प्राप्त ना कर लेते हैं तो उतने दिन हम उसको उतने दिन तक मेंटेनेंस नहीं। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई समय सीमा नहीं। आप एक बार शादी किसी ने कर ली किसी से, और शादी चले ना चले या जो भी हो, लड़का अच्छा हो खराब हो, किस सेंस में खराब है हमें नहीं, लेकिन अगर महिला को पसंद नहीं है पति के साथ रहना और वो अलग चली जाती है तो मेंटेनेंस देने की हिदायत हुआ है, कानून ही ऐसा। मेरे हिसाब से यहाँ पर आज समय बदल रहा है, समाज को और कोर्ट को भी अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि महिला पढ़ी लिखी है, पहले दोनों काम करते थे, ठीक है महिला ने काम छोड़ के पति के साथ रह रही है या काम कर भी रही है तो भी वो मेंटेनेंस हो गया कि तो यहाँ पर क्या एक इक्वली क्वालिफाइड महिला को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए कि नहीं, ये देखना चाहिए। कई जगह तो ऐसा भी मैंने देखा है
पत्नी को मेंटेनेंस ना देनी पड़े इसलिए पति नौकरी छोड़ देते हैं, कहता है मैं नौकरी छोड़ी। ये कुछ वो भी गलत है। तो गलती दोनों तरफ से ही हो रही है। ये मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ महिलाएं गलत है या सिर्फ पुरुष गलत है। देखिए कोर्ट को देखना चाहिए। हमें क्यों अपना कानून बनाना चाहिए, वो इस तरह होना चाहिए कि कानून की नज़र में कहते हैं ना, कानून की नज़र में सब बराबर है। तो अब स्त्री आ रही है या पुरुष आ रहा है, कानून क्या ये पा रहा है, कोर्ट में आ रहा है, सबको एक निगाह से देखिए। एक निगाह से मतलब दोनों की बात सुनिए और जहाँ लगता है जिसकी गलती है वहाँ उसको वैसे ही बताया है। और जहाँ तक मैट्रिमोनियल इश्यू या मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है, वहाँ पति हो या पत्नी हो, अगर वो साथ नहीं रह सकते हैं, तो ज़ाहिर है दोनों की गलती भी उसमें। अगर दोनों की गलती है या नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है तय करना। कोर्ट के आगे इतने करोड़ों मैटर्स पेंडिंग, क्यों कोर्ट अपना माथा फुलाए और बैठ के ये पता लगाए कि गलती पति की है या पत्नी की है? सिंपल सा एक फैसला सुना दें कि अगर 6 महीने में आप लोग आदमी से अपनी रजामंदी से एक-दूसरे के साथ या तो ना हो या आपस में डिवोर्स लो। नहीं कह सकते तो हम तो डिवोर्स ले लेंगे। तो सारी ये समस्याएँ जो दहेज के आज इतने सारे केसेज़ हैं, ये खत्म हो जाएँगे। जो इतने सारे डाइवोर्स के केसेज़ हैं, वो भी खत्म हो जाएँगे। ठीक है, कोर्ट का काम सिर्फ इतना होना चाहिए, बच्चों की मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी का उनका तय करे। साथ एक भी पक्ष अगर नहीं रहता है, पति-पत्नी दोनों में से, तो मानना यही चाहिए कि अब इस शादी में कोई दम नहीं है। शादी के बचने की कोई संभावना नहीं है, डिवोर्स दो। तो यही सब मुद्दे इस प्रेगनेंसी की पिटीशन में कोर्ट के आगे उठाए गए थे। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि अभी हम इसमें कोई निर्णय नहीं देना चाहते हैं। जब कोई ऐसे व्यक्तिगत मामले आएंगे, तब हम उन पे विचार। सो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा और अपने फैसलों में थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत हमें लगती है कई बार। सो क्या सच में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों में कभी कभार ऐसे निर्णय लिए जाते हैं इसमें कि हस्बैंड्स के बारे में थोड़ा कम सोचा जाता है और वेमेन्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा? देखिए, इसमें निस्संदेह कहीं भी अगर महिला और पुरुष को केस आते हैं, वो पुरुषों का वोट आते हैं, महिलाओं के पक्ष में कोर्ट का बहुत ज्यादा है। हाँ, ये हाँ, आदमी भी यही सोचता है कि नहीं महिलाएं नहीं प्रताड़ित हो रही हैं। और ऐसा नहीं है। मैंने अपनी संस्था के साथ कई बार काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों से जब बात हुई, तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि कई बार गलती पुरुषों की कम महिलाओं की ज़्यादा हो। पुरुष की गलती होती है, ऐसा तो होता ही है, लेकिन आजकल महिलाएं भी तो वो भी गलती भी करती हैं और कई जगह प्रताड़ित भी करती हैं पुरुष को और उसके परिवार को। और पता लगाना बहुत मुश्किल हो लगा कि गलती किसकी है। तो ऐसे में बेहतर यही है, जैसे कि विश्व में हर देश में होता है कि स्त्री पुरुष यहाँ दोनों में से कोई एक भी रहना नहीं चाहता है, वहाँ पे वो डाइवोर्स दे देते हैं। और मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है, तो 2 साल के लिए मैक्सिमम मेंटेनेंस करती हैं। हम इस 2 साल के अंदर अपने आप को स्वावलंबी बनाएं या कहीं नौकरी प्राप्त करें, उसके बाद मेंटेनेंस दे दी। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ मैं ही और मैम से हम मिलेंगे एक अगले टॉपिक में, एक अगली नई वीडियो हूँ। सो देखते रहिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। नमस्कार।